थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी देखने वाले लोग हैं थोड़ा 5-10 मिनट का आपको टाइम जरूर स्पेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है और जब हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जाता है तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दुख भरा काम होता है। तो हिस्ट्री में एक्चुअल में क्या हुआ ये जानना बड़ा जरूरी है। और मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मेरी साथी प्रवक्ता रजनी सेठी जी रहेंगे और गिरधारी लाल रैना जी जो हमारे एक्स MLC जी हैं ये भी रहेंगे। कुछ पार्ट जो स्टार्टिंग का है हिस्ट्री का वो मैं लूंगा, कुछ पार्ट हमारे रैना साहब लेंगे और उस समय किस तरह से महिलाओं के साथ क्या उत्पीड़न हुआ और क्या कुछ हुआ उसको बहन रजनी सेठी जी जो है वो संबोधित करेगी, क्योंकि दोनों कश्मीरी विस्थापित समाज से आते हैं। तो आज इन दोनों का मेरे साथ बैठना आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सबके सब जरूर सुने और खासकर कश्मीर के लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। देखिए आज हम ये नहीं करेंगे कौन क्या था कौन क्या नहीं था, और ना ही हम ये बात करेंगे कि कौन ट्रेटर था और कौन वफादार था, हम उस पर बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें ट्रेटर वाली बात हो गई या जो उनको कहीं शहीद समझते हैं, ये मैं आज आपका डिसीजन छोड़ता हूं कि ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद केवल मेरे बातों पर मत जाइएगा, इसका आप हिस्टोरिकल प्रूफ चेक करिएगा, क्योंकि मैं एक चीज का कोड कहां से लिया गया वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप चेक कीजिए हिस्ट्री, आपकी मर्जी है, जो आप हमारे को बताना चाहते हैं झूठ बताइएगा। तो हम जरूर बताएंगे कि 13 जुलाई 1921 को हुआ क्या, लोगों को जानने का पूरा हक है हुआ क्या, क्यों ये सब कुछ किया गया और क्या कुछ हुआ। देखिए कश्मीर की हिस्ट्री जो हिस्ट्री है उसके ऊपर केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा एक फर्क पड़ा, और केमिस्ट्री क्यों फर्क पड़ी है, केमिस्ट्री ने क्यों हिस्ट्री को खराब किया, ये मैं जरूर आपको बताऊंगा कि शेख अब्दुल्ला साहब जो वजीफे पर, जो मैंने कल भी कहा, महाराजा हरि सिंह जी के दिए वो वजीफे पर जब पढ़ने गए और केमिस्ट्री के अंदर डिग्री हासिल कर आए, कुछ खास अच्छे नंबर नहीं किए। एज ए रिजल्ट जब शेख साहब वापस पहुंचे उन्होंने कहा कि मुझे लेक्चरर इन केमिस्ट्री लगाया जाए। महाराजा साहब ने कहा कि देखें आप ऐसा करें टीचर की नौकरी कर लीजिए और जैसे आपने लोगों को यहाँ पढ़ाना है जरूर उसके अंदर काम करें। क्या शेख साहब को बुरा लग गया कि मैं क्यों एक टीचर की नौकरी करूं, जबकि मुझे लगता है टीचर का काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो बात थोड़ी सी शेख अब्दुल्ला साहब को बुरी लगी। अब इसमें एक फैक्टर तो केमिस्ट्री का है जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा फैक्टर गिलगित बल्तिस्तान का है, ये भी आपको पता होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान भी क्यों कसूरवार रहा बेचारा इन सब चीजों के लिए। अब बात यहां से शुरू होती है कि जब ये सब चीजें हुई, अगर आपको याद होगा 1932 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, वही एक ऐसी गोल मेज कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों ने कराई लंदन में, जिसके अंदर 14 मोनार्क यानी कि 14 राजे हिंदुस्तान से बुलाए गए थे और बाकी भी थे। उसमें केवल महाराजा हरि सिंह ने उस समय खड़े होकर कहा कि जो हिंदुस्तान है हम सभी के सभी एक है और जो छोड़ना। ये डिमांड महाराजा हरि सिंह जी ने 1932 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर की, और उस समय महाराजा हरि सिंह की उम्र कुल 30 साल। आप विजन सोचिएगा महाराजा हरि सिंह का कि कैसा रहा होगा। और अंग्रेजों की नजर थी गिलगित बल्तिस्तान पर, जो महाराजा साहब को इसमें राज्य में आना। अब गिलगित बल्तिस्तान की एक थोड़ा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि सोवियत यूनियन का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेज चाहते थे कि सोवियत यूनियन को रोकने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पे हमें बेस होना चाहिए। ऐसे रिजल्ट उन्होंने महाराजा हरि सिंह को कहा हमें 99 साल की लीज के लिए गिलगित बल्तिस्तान दे दीजिए। महाराजा हरि सिंह ने कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर दिया। जो आगे हिंदुस्तान को आजाद करने की बात कर रहे थे वो किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान अंग्रेजों को सौंप दे। अब अंग्रेजों को ये बात जरा भी नहीं भाई। अब अंग्रेज चाहते थे किसी तरह से महाराजा हरि सिंह का ये जो राज्य है इसे खत्म किया जाए, और एक कॉन्स्पिरेसी बुनी गई। अब मैं आज भी बताता हूं और मैं बार बार कश्मीर के लोगों से कहता हूं कि आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये नापाक मुल्क यानी कि पाकिस्तान है। और मैं आज भी कहता हूं कि जो भी आज तक यहां खत्म हुई है उसका कसूरवार पाकिस्तान है। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब जो है 13 जुलाई की जस्टिफिकेशन अभी हाउस में दे रहे थे। मैं उमर साहब को कहूंगा आपके पास तो लिखा हुआ सब कुछ है, ये हमारा भी ज्ञान है और जो पढ़कर हमने किया, हमें किसी ने वो आपकी तरह कार्ड्स नहीं पकड़ाए उमर साहब। और जरा हिस्ट्री आप भी उमर साहब चेक कीजिएगा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज। हाँ हिस्ट्री के साथ आपने गलत किया है तो वो मैं जरूर आप दोनों के बीच में बताऊंगा। तो हिस्टोरिकल क्या फैक्ट है उमर साहब आपको बताना चाहता हूं 13 जुलाई 1931 का, कि पाकिस्तान जो खासकर उस समय वहां से अब्दुल कादर के नाम से व्यक्ति को अंग्रेजों के कहने पर यहां पर प्लेस किया गया, और उसको लेकर आने वाला जो राहुल रूफ अहमद था वो भी एक पाकिस्तानी था। जब
अब्दुल कादिर को यहाँ पर लाया गया और कश्मीर के भोले भाले लोगों को, मैं फिर कहना चाहता हूँ, कश्मीर के लोगों को भड़काया गया, एक कॉन्स्पिरेसी रची गई। वो अब्दुल कादिर जो पाकिस्तान से आया था, आज भी आप देख लीजिए वो पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल था उस समय भी। खैर उस समय तो ये इसी राज्य के अंदर आता था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से ही आती थी सारी की सारी। अब्दुल कादिर जब यहाँ पर आया, उसने यहाँ के लोगों को भड़काना शुरू किया। जो उस समय कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुसलमान आपस में प्यार में रहते थे, उन्हें भड़काने में सबसे बड़ा रोल किसी ने प्ले किया तो वो पाकिस्तानी अब्दुल कादिर है, जिसकी जस्टिफिकेशन आज कभी एनसी दे रही है, कभी पीडीपी दे रही। दुर्भाग्य देखिए कि वो जब यहां पर आके कॉन्स्पिरेसी करता है और जब उसका ट्रायल चलता है कोर्ट के अंदर, और वो नॉर्मल कोर्ट नहीं थी महाराजा की, उस कोर्ट को जब ट्रायल में लाया गया तो रैनावाली में एक टेम्पररी कोर्ट उसमें फिक्स की गई, और जब उस रैनावाली के अंदर ये टेम्पररी कोर्ट फिक्स की गई तो उन लोगों ने उकसाने पर उस कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। हजारों की तादाद में उस समय भड़के हुए लोगों ने जो काम किया, और उस समय उनके खिलाफ जब कार्रवाई की गई तो उसके अंदर जो कुछ हुआ ये आपके सामने। अब अगर मैं मान लेता हूं आपकी राजा के अगेंस्ट अगर सारी की सारी बात थी, चले आपने अटैक किया, हम वो भी बात आपको मानने के आपने अटैक कर दिया एक पाकिस्तानी को बचाने के लिए। उस समय के लोगों ने जो बरगलाए गए थे या जो भड़के हुए लोग थे, उन्होंने एक कोर्ट के ऊपर, एक जुडिशरी के ऊपर अटैक कर दिया। तो मुझे बताएं, उन बेचारे कश्मीरी हिंदुओं का क्या कसूर था? ये जरा गिरधारीलाल रैना जी आपको बताएं, उनका क्या कसूर था बताएं। रैनावाली के अराउंड के जो लोग थे, बाकी जगह के जो लोग थे, उनकी दुकानें लूटी गई, अजमत लूटी गई, सोना लूटा गया, और जिसे भारत लूट के नाम से के जो चावल भी थे वो तक लूट लिए गए। इन बेचारों का क्या कसूर था? मुझे बताया कि एक पाकिस्तानी के उठाने पर वहां के लोग भड़क गए। तो हिस्टोरिकल फैक्ट तो उमर साहब आपको पता होना चाहिए। आप डिसाइड कीजिए कौन क्या है क्या नहीं। मैं उसके ऊपर फिर भी नहीं जाना चाहता हूं। हवा कदल, बोरी कदल, ये सारे के सारे जो लोग थे, यहाँ पर की पीड़ना की गई, और ये पुराना आपके पास इतिहास है, इतिहास आप छुपा नहीं सकते। ये बातें मैं अपने से ही नहीं कह रहा। अगर आप इसका चेक करना चाहते हैं, क्रिस्टोफर स्नेडर करके 2015 में अंडरस्टैंडिंग कश्मीर एंड कश्मीरी इस किताब में लिखा गया है, मेंशन किया गया है, और ये ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है जिसने अपनी ओपिनियन इसके अंदर लिखी। और ओपिनियन का हार्ड फैक्ट दिए, कुछ हार्ड फैक्ट अभी आपको रैना जी भी बताएंगे। 4 महीने तक ये उपद्रव चला है, 4 महीने तक, और इसकी जो आग थी वो वहां पर मीरपुर तक पहुंची, पुंछ राजौरी तक पहुंची। अगर आपको याद होगा, उस समय कन्वर्जन की गई, जबरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल कराया गया, जिसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो बताएं ये किसके खिलाफ था? क्या राजा के खिलाफ था या हिंदुओं के खिलाफ था? इसका तो जरा प्रमाण दीजिए उमर साहब। आपने तो 2 मिनट में कह दिया, और आपने हमारे एलओपी साहब के सही किए हुए वर्ड्स को, क्योंकि इस समय आपकी हुकूमत है, आप उन्हें एक्सपंज करा सकते हैं, लेकिन मेरे एलओपी सुनील शर्मा जी ने जो वर्ड यूज किए हैं बिल्कुल सही यूज किए। हिस्ट्री इसको बोलती है। आज तो मैं कहता हूं लोग इस हिस्ट्री को स्टडी करें कि कश्मीरी हिंदुओं का क्या कसूर था उस उपद्रव के अंदर। आपकी लड़ाई मान लिया जुडिशरी के साथ थी, आपकी लड़ाई मान लिया उस समय महाराजा की पुलिस के साथ थी, इन लोगों का क्या कसूर था? ये मुझे जरा इसका प्रमाण उमर साहब दे दे, तो मैं आपकी बातों में बात मानने को तैयार हो जाऊंगा उमर साहब, वरना आप मेरी बात में मानिए कि इनको मार्टर नहीं कहा जा सकता। ये गलत लफ्ज है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उमर साहब, और हिस्ट्री के लिए आपको कभी माफ नहीं करेगी। डॉक्टर मिर्जा अशरफ की किताब है लैंड टू टिलर, उसके अंदर भी इसका व्याख्यान किया गया है, जरा ये भी पढ़ लीजिएगा। और अगर जुडिशरी की कही हुई इस बात के ऊपर या जुडिशरी के दिए हुए डिसीजन के ऊपर उमर साहब, अगर आपको लगता है इन लोगों को ऐसे कहा जाना चाहिए, 2010 में जनाब उमर साहब आप मुख्यमंत्री थे, मचेल के उस एनकाउंटर के बाद जब यहां पर उपद्रव फैला, 120 लोगों की जान चली गई। उमर साहब आप यूनिफाइड कमांड को हेड कर रहे थे, उसे आप क्या कहेंगे फिर? जरा जवाब दे दीजिए। आपके कार्यकाल में 120 लोगों की जान गई है क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाए। यूनिफाइड कमांड कौन लीडर थे उस समय? उमर साहब मुख्यमंत्री थे यहां से, उसके बारे में भी जरा उमर साहब हमें जवाब दे दीजिए। और दूसरी पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी जो आपके सूत्र बुलाकर, जिनकी आज खानदानी राज के चलते जो साथ जा रहे हैं, जो आज कहीं पर पुतले फूकने में बिजी है, कहीं कुछ है। हिस्ट्री का तो खैर उन्हें कितना बयान है, केमिस्ट्री मैंने बता दी कहां से खराब हुई थी। तो उनको बताना चाहता हूं कि जब आपकी वालिदा यूनिफाइड कमांड को हेड कर रही थी 2016 में, आपकी वालिदा यहां पर हेड थी, यूनिफाइड कमांड आपके हाथ में थी, हमारे हाथ में नहीं थी। आपके उस समय 96 कश्मीरियों की जान गई है, कश्मीरी युवाओं की जान गई है, और पैलेट गन इस्तेमाल करने के लिए आपकी वालिदा ने उस समय आदेश दिए थे। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कौन थे? ये हिस्ट्री जरा चेक कीजिए। और मैं उमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुख्यमंत्री हैं, पूरा जम्मू कश्मीर आपकी तरफ देख रहा है, बायस होकर अपनी ओपिनियन बनाए,
60-70 साल बायस ओपिनियन के कारण ही हमारे जम्मू के लोगों की उत्पीड़ना हुई है। 51-52 की पहली असेंबली में 1.5 लाख हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी और 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें आपके दादाजी की मेहरबानी से वहां चले गई। तो हिस्ट्री को मत गलत कीजिए, हिस्ट्री है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। गिरधारी लाल रैना जी अभी आपको बताएंगे किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं की उत्पीड़ना 13 जुलाई 1930 को की गई थी। गिरधारी लाल जी प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर अभिजीत जी। अभिजीत जी ने अभी सारा हिस्टोरिकल ऑफ द ग्रेट कैंप लैंड जो था उसके बारे में से लेकर और बाकी सारी चीजों के बारे में बताया। 13 जुलाई को सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ जो चीफ मिनिस्टर मुरुगला साहब ने अपने बयान में कहीं पर भी जिसका जिक्र नहीं किया, कश्मीर की रिलीजियस माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज, कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी बटलूर या ब्लैक डे के रूप में मनाती है। 13 जुलाई 1932 से लेकर आज तक बिना नागा बिना ब्रेक लगातार वो उसको ब्लैक डे के रूप में ऑब्जर्व करती है। कारण क्या था ऑब्जर्व करने का? उन्होंने अभी असेंबली में जिस स्टेटमेंट का ये चीज जिक्र कर रहे थे कि उमर साहब जो रिप्लाई में बता रहे थे 13 जुलाई के बारे में, तो उसमें उन्होंने दलाल कमेटी रिपोर्ट की बात की। दलाल कमेटी की रिपोर्ट को शायद उमर साहब ने पूरा नहीं पढ़ा। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये स्पॉन्टेनियस कोई राइट्स नहीं थे, ये प्लान्ड राइट्स थे। दलाल कमीशन की कमेटी के रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे पर्टिकुलरली गौ कत्ल के बारे में जिक्र है कि कैसे 12 और 13 की रात को घर घर जाकर प्रोवोक किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेंट्रल जेल पहुंचे। सेंट्रल जेल में क्या हो रहा था? ये जो अब्दुल कदीर जिसका जिक्र अभी अभिजीत जी कर रहे थे, जो लाहौर से आया था, एक कुक बनकर आया था, डिस्गाइज में आया था, बेस बदल कर आया था। जब उसने खानकाई मौला में जबरदस्त प्रोवोकेटिव कम्युनल भाषण दिया, उस पर मुकदमा दायर किया गया, तो उसके बारे में जब मुकदमा चल रहा था उस मुकदमे को चलने नहीं दिया गया। इसलिए क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में मुकदमा नहीं चल पाया था, वहां पर कोर्ट को शिफ्ट किया गया सेंट्रल जेल। लेकिन सेंट्रल जेल पर भी इस तरह से दावा बोला गया कि वहां पर भी प्रोसीडिंग्स को पढ़ने नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूं के साथ जिक्र कर रहे थे, उसका पूरा रिपोर्ट अगर किसी और ने भी पढ़ना है आर्काइव उसमें अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हमारे ही मित्र स्वर्गीय डॉक्टर शैलेंद्र जामवाल जी ने उस पर अपना डॉक्टरेट लिखा हुआ है, अवेलेबल है, पढ़ लीजिए उसको। जिस तरह से अभिजीत जी ने कहा, अगर आपका महाराजा जी के साथ, महाराजा हरि सिंह जी के साथ मान लीजिए कोई दिक्कत थी, उसके बारे में आप प्रोटेस्ट कर रहे थे। रिलीजियस माइनॉरिटीज ने क्या कसूर किया? क्यों महाराजगंज में दुकानें लूटी गई? क्यों वैसारनाग जो इस रूट पर भी नहीं आता था? अगर आप रहनावारे से सेंट्रल जेल से चलेंगे और शहर की तरफ आएंगे, सोवरा तो वैसारनाग तो सोवरा रूट पर था, तो सोवरा से लोग कहां से आ गए, किसके कहने पर आ गए? ये आपको इसका भी जिक्र करना चाहिए था। और फिर जैसे कहा कि ये कई महीनों तक चला। कानीहामा में क्या हुआ? पुलवामा में माधवलाल जी की हत्या किस भीड़ ने करी? तो इसलिए ये जो सारी चीजें हैं, आप गलत बताने की कोशिश कर, हिस्ट्री को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि लोग जानते हैं कि कम्युनल मोबिलाइजेशन, अगर सिकंदर द आइकोनोक्लास्ट के बाद और जाबिर और जालिम अफगानियों के बाद अगर कोई मोबिलाइजेशन कम्युनल लाइन्स पर और इनग्रेन्ड कम्युनल लाइन्स पर की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने की। और सिर्फ रीजन और रिलीजन के बेस पर नहीं, विद इन रिलीजन भी उन्होंने किस प्रकार से, चाहे वो शेर बकरा हो, चाहे सिर्फ डिविसिव पॉलिटिक्स, एक तो दूसरे के साथ लड़ाना ताकि खुद पावर में रहे, और जब पावर में आ जाए तब अपने सुर बदल देना। ये जो आपकी फितरत है, ये रूट काज रही है। और आपने आज बड़े गुंजाइश वाली बात करी कि मैं भी 5 दिसंबर की छुट्टी को त्यागना चाहता हूं। उमर साहब, अगर आपको सचमुच में होता है, इस पर शोर क्यों डालते? अगर आपको लगता है कि छुट्टी होने या ना होने से शेख अब्दुल्ला साहब के कद में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस पर शोर क्यों डालते हैं? क्यों इस पर प्रोटेस्ट करवा रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ रही है आपकी? क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप डिसेप्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, आप डिसेप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं। जो आज आपकी ज्यादा दिक्कत यह है कि 2019 के बाद कश्मीर के लोगों को जो प्रोपेगेंडा के तहत जो आप लोग बातें बता रहे थे, उनको सही पिक्चर सामने आई है। कहीं वो
एक तरीके से होलसेल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना आ जाए, इसको लेकर आप चिंतित है। इसलिए वो इमोशनल पॉलिटिक्स को दोबारा आप प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स को आप पुश कर रहे हैं, जो ज्यादा देर इसलिए नहीं चलेगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, वास्तविकता लोगों के सामने रियल टाइम में पहुंचती है। इसलिए आप जो कहेंगे उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसको तोला जाएगा, तब उस पर लोग भरोसा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उस समय महिलाओं के साथ जो घटना हुई, हमारे साथ बहुत बहन जो दूसरी भी बैठी हैं, जो खुद से आती हैं, ये आपको बताएंगे कि उस समय किस तरह से महिलाओं के ऊपर भी जो अटैक किया गया, इन्हीं कम्युनल लाइन्स के ऊपर किया गया। ये मेरी बहन आपके साथ बात करेगी। जानते हैं कि पिछले 4 दिन से लगातार बजट चल रहा है और बजट में हम लोग लोगों के मुद्दे लेकर काम करना चाहते हैं, मगर कहीं एनसी और पीडीपी कुछ अलग अलग मुद्दों पर बात कर रही है, कभी 370 का मुद्दा लेकर और कभी 13 जुलाई का मुद्दा लेकर। मेरे भाई अभिजीत जी ने अभी बड़े विस्तार से 13 जुलाई की बात आप सबके सामने रखी है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि 13 जुलाई से पहले ही ये षड्यंत्र रचा गया था कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला जाए, किस तरीके से उनको हैरास किया जाए, कैसे उनको उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाए, कैसे जो अभी भाई ने बताया कि बट लूट डे के नाम से हम लोग उनको ब्लैक डे के नाम से वो दिन मनाते हैं। अगर 12 जुलाई की विस्तार से इन्होंने बात की कि कैसे रातों रात वहां पर उपद्रव मचाने के लिए वहां लोगों को उकसाया गया और आक्रमण करवाया गया। ये हिस्ट्री लगातार एनसी कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को, बताकर कि सिर्फ वो जो थे वो शहीद थे, मगर हम लोग जानते हैं कि शहीद उसी को बोला जाता है जो देश के लिए शहादत देते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन लोगों का मकसद था कश्मीरी पंडितों को वहां से खत्म करना। उन लोगों का मकसद था कश्मीर में कहीं ना कहीं एक उपद्रव मचाना, जो लगातार वो करते रहे। उसके बाद भी वो नहीं रुके। 1930 के बाद लगातार ये चलता रहा। अभी गिरधारी लाल जी ने बताया वेरीनाग में कैसे दुकानों को लूटा गया। अलीकदम जहां मेरे नानके हैं, वहां नानके में मेरे आसपास के इलाके से हमारी नानी बताती है किस तरीके से महिलाओं के साथ क्या दुष्कर्म किया गया, कहां बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया और वो हिस्ट्री दबा दी गई। हम चाहते हैं कि उस हिस्ट्री को ओपन किया जाए। जो हम हिंदू मुसलमान में आपस में कहीं ना कहीं टकरार पैदा करने की कोशिश कर रही है एनसी सरकार, वो मुसलमानों को भी बताना चाहिए कि क्या गलती रही है उन लोगों की। आज उसके बाद भी एनसी सुधरी नहीं है। आप समझ सकते हैं 1990 के विस्थापन के बाद जब महिलाओं के साथ अलग अलग किस्म के बलात्कार किए गए, मैं कहती हूँ माइनर लड़की को भी नहीं छोड़ा गया, तो उसके बावजूद भी वो अपनी गलतियों से समझे नहीं है, सुधरे नहीं है और आज भी असेंबली में कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, आज भी आप 370 की बात कर रहे हैं। जो मोदी जी ने 370 खत्म किया, उस 370 के कारण महिलाओं को उनके अधिकार मिले, तो क्या चाहते हैं आप कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाए? फिर से आप उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। मुझे ये कहना है, मोदी जी एक